अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है आज का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 44 से लेके 57 तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 44 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 44 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो सेक्शन 44 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है, इसके पर्टिकुलर क्लासेस हमें नहीं मिलते। इट मींस के सेक्शन 44 सिंपली ये बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट होगा एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब रिसीवर की अपॉइंटमेंट किसी भी सूट से रिलेटेड चाहे उसके राइट्स, उसके पावर्स, उसकी ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ हैं, एज पर रेगुलेट होंगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर उसका पूरा का पूरा एक ऑर्डर मौजूद है। उस ऑर्डर के अंदर आपको पूरा एक प्रोसीजर मिल जाता है किस चीज़ का, रिसीवर के अपॉइंट होने का, कि रिसीवर को कब कब अपॉइंट किया जाएगा, रिसीवर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। रिसीवर कहते हैं बेसिकली मुहस्सिल को। किसको कहा जाता है? मुहस्सिल को। और ये मुहस्सिल कब अपॉइंट होता है, किस लिए अपॉइंट होता है? मिसाल के तौर पे ये एक प्रॉपर्टी है और ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एक डिस्प्यूट चल रहा है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और पोजीशन इसकी किसके पास है? मिस्टर बी के पास है। और मिस्टर बी के पास होने के बावजूद भी ये एक रेंटेड प्लाजा है। अब जाहिर सी बात है, रेंटेड प्लाजा को एट ए टाइम खाली तो नहीं करवाया जा सकता। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए एप्लीकेशन देता है कोर्ट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कि एक रिसीवर अपॉइंट किया जाए जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक के लिए, कि एक मुहस्सिल अपॉइंट किया जाए कि वो क्या करे, वो इस रेंटेड प्लाजा, पूरे के पूरे इस रेंटेड प्लाजा का रेंट वसूल करे और वो कोर्ट के ख़जाने में जमा करवाए। किस लिए जमा करवाए? इसलिए जमा करवाए ताकि मिस्टर बी जो एक डिफेंडेंट है, कल कला को वो सारे के सारे पैसे लेके भाग ना जाए। अब यहाँ पर कौन रिसीवर होगा, रिसीवर कौन हो सकता है, ये आपके इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर बताया नहीं गया। ये सारी जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर डिस्कस्ड है। फर्दर फिर क्या बात है? फर्दर फिर ये कि ये जो है रिसीवर कौन अपॉइंट किया जाएगा, रिसीवर कौन होगा, ये डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट पे रख दिया गया। किस लिए रख दिया गया? डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट। और जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा? वो श्योरिटी भी देगा अपनी। लेकिन क्या फ़ायदा है रिसीवर बनने का? रिसीवर, जाहिर सी बात है, जब रिसीवर अपॉइंट होगा तो उसको क्या मिल रहा है इस चीज़ से? उसकी रेम्यूनरेशन उसको दी जाएगी, मुआवजा उसको दिया जाएगा, जिस मुआवजे की वजह से वो क्या कर रहा है, जिस मुआवजे की वजह से वो ये सब एक्ट परफॉर्म करेगा। अब देखें, अभी तक हम जो है क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कितने रिलीफ्स, कितने मोड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मोड्स की मैं बात करूं तो मोड्स अगर आपको याद हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट करने से पहले, इसको थोड़ा साइड कर दिया करें, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कितने मोड्स हैं। एक हमारे पास था डिलीवरी ऑफ पोजेसन, मूवेबल और इमूवेबल, जो कि सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10 और 11 के अंदर था। फिर फर्दर हमने क्या देखा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेक्शन 30 से लेकर 34 तक आ गया था। फिर उसके बाद हम कहाँ आ गए? रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। और रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आने के बाद हमने क्या डिस्कस किया? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से कैंसिल किया जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से कैंसिल किया जाएगा। फिर हम आगे किसकी तरफ? डिक्लेरेटरी सूट की तरफ, कि डिक्लेरेटरी सूट और एग्जीक्यूटिव सूट क्या होते हैं। तो पूरा का पूरा हमें एक चैप्टर मिला डिक्लेरेटरी सूट से रिलेटेड। और आज अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो कितने मोड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अभी तक हम 6 रिलीफ्स पढ़ चुके हैं। कितने हो गए? 3 3 6 7। यहाँ तक कितने हो गए? 7 रिलीफ्स। अभी इसके बाद एक और 8वां रिलीफ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं इंजंक्शंस का। इंजंक्शंस ये 8वां रिलीफ है, और ये जो है सेक्शन 52 से ऑनवर्ड चलेगा। सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 तक जो है ओमिटेड है, और 52 से ऑनवर्ड फिर ये स्टार्ट हो जाएगा इंजंक्शन से।
और इंजंक्शन का मतलब क्या है? इंजंक्शन का मतलब है हुक्म इम्तनाई। हुक्म इम्तनाई। और इंजंक्शंस टू काइंड के होते हैं। कौन कौन से काइंड से? एक है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन। हुक्म इम्तनाई, एक होता है हुक्म इम्तनाई आरजी और एक होता है दवामी। ठीक है, तो दो काइंड से इंजंक्शंस के। अब देखें, एक होता है नेगेटिव इंजंक्शन। क्या होता है नेगेटिव इंजंक्शन? नेगेटिव इंजंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, मिसाल के तौर पे एक जो है आप सिंगर हायर करते हैं। सिंगर हायर, ये एक एग्जांपल है सेक्शन 57 के इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर। आपने एक सिंगर हायर किया, सिंगर हायर करने के बाद वो सिंगर जो है क्या करता है, वो सिंगर कहता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। इस वजह से नहीं आ रहा वो, क्योंकि आपने उसको ऑफर किया 2 लाख रुपीज़ और उसको उसी पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम पे किसी ने ऑफर कर दिया 3 लाख रुपीज़। अब जाहिर सी बात है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास मौजूद हो, आपके पास वो आए। तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट की तरफ जाएंगे और आप जो है नेगेटिव इंजंक्शन की तलब क्या करेंगे? मांग करेंगे। अब नेगेटिव इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि कोर्ट उसको डायरेक्ट कर दे कि उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो कहीं और भी नहीं जा सकता, कोई और भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंजंक्शन। अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 57 के अंदर है, ये हम लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्दर फिर क्या आ जाता है? फर्दर देखें, जब भी कोई एक हाइब्रिड रॉन्ग है, जब भी कोई एक हाइब्रिड रॉन्ग है तो उस पर सेक्शन नंबर CPC 403 CRPC, सेक्शन 11 CPC 403 CRPC ये कहता है कि अगर एक सिविल लिटिगेशन पेंडिंग में थी और उसके बाद उसका कोई भी जो है फैसला आ गया, उसके बाद आप उसी काज ऑफ एक्शन पर दोबारा सूट दायर नहीं कर सकते। 403 CRPC ने ये कहा था कि भाई जब भी एक मुकदमा चल चुका हो और एक शख्स एक्विटेड या कन्विक्टेड हो, उसके ऊपर दोबारा सेम काज ऑफ एक्शन, सेम अकरेंस पर दोबारा मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। लेकिन एक ऑफेंस होता है जो कि है डिसऑनरिंग ऑफ चेक का, डिसऑनरिंग ऑफ चेक। अब डिसऑनरिंग ऑफ चेक की रेमेडी आपको PPC 489F में भी मिल जाती है और सेम टाइम पर आपको जो है ऑर्डर 37 CPC समरी सूट के अंदर भी मिल जाती है। तो एट द सेम टाइम आप जो है दोनों पैरेलल मुकदमे चल सकते हैं, दोनों पैरेलल मुकदमे चल सकते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्दर फिर टेम्परेरी इंजंक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर टिल नेक्स्ट हेयरिंग ऑफ द कोर्ट के लिए होता है। और इसके लिए 3 चीज़ें याद रखनी है: प्राइमा फिसाई केस हो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन माय फेवर और इररेपरेबल लॉस हो। ठीक है, अब आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं आपके बैरक रीडिंग की तरफ। बैरक के अंदर जब आपने सेक्शन नंबर 52 ओपन किया, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ और इंजंक्शंस जर्नली सेम ही बात है। प्रिवेंटिव रिलीफ क्या कहता है कि इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट बाय इंजंक्शंस, टेम्परेरी और परपेचुअल। परपेचुअल और परमानेंट इंजंक्शन सेम ही बात है, परपेचुअल और परमानेंट इंजंक्शन सेम ही है। फर्दर फिर क्या आ जाता है कि यहां पर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट रख दी गई। क्या रख दी गई? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। टेम्परेरी इंजंक्शन सेक्शन 53, सेक्शन 53 क्या बात करता है? टेम्परेरी टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में बात करता है। टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच कंटिन्यूस अंटिल स्पेसिफाइड टाइम। वही बात आ गई कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफाइड टाइम के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए, और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या फिर नेक्स्ट हेयरिंग ऑफ द कोर्ट तक के लिए। परपेचुअल इंजंक्शंस, द परपेचुअल इंजंक्शंस कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री। 54 क्या बात करता है? परपेचुअल इंजंक्शंस, जिसके अंदर ये बता रहा है कि ये एक डिक्री होगी। Perpetual injunctions can only be granted by a decree made at the hearing and upon the merits of the suit। कि ये एक डिक्री के शेप में होगी। और डिक्री क्या होती है? डिक्री होती है रिजल्ट ऑफ एडजुडिकेशन, रिजल्ट ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है,
मतलब कि परमानेंटली किसी को डायरेक्शन दे दे कोर्ट कि आपने ऐसा करना है या आपने ऐसा नहीं करना, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। उसके बाद आ जाता है परपिचुअल इंजंक्शंस व्हेन ग्रांटेड। परपिचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट होंगे और परपिचुअल इंजंक्शंस कब रिफ्यूज होंगे, इसके लिए आप अब जो है इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लें। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सेक्शन 54 परपिचुअल इंजंक्शंस व्हेन ग्रांटेड। सबसे पहले ट्रस्टी, सेक्शन 55 परपिचुअल इंजंक्शंस व्हेन ग्रांटेड। कब ग्रांट किए जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया कि एक ट्रस्टी है, एक प्लेंटिफ है, और प्लेंटिफ मर जाता है, उसके बाद उसके लीगल हेयर्स हैं मिस्टर ए, और वो जब प्लेंटिफ की डेथ हो गई तो मिस्टर प्लेंटिफ ने क्या किया था, एक ट्रस्टी अपॉइंट किया था कि वो उसको फ़ायदा या नुकसान देगा उसके आलो औलाद को। और जब उसकी औलाद बड़ी, उसको ये लगा कि जो ट्रस्टी है वो सही तरीके से अपना एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, वो ट्रस्टी को कैंसिल करवाने के लिए इंजंक्शन करवा सकता है। ठीक है। फर्दर फिर क्या आ जाता है कि नो स्टैंडर्ड ऑफ असरटेनिंग एक्चुअल डैमेज, नो स्टैंडर्ड ऑफ ascertaining एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेज के लिए कोई एक्चुअल जो डैमेज है वो इसका यहाँ से पूरा होगा ही नहीं। ठीक है। फिर फर्दर क्या आ जाता है, वेयर मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, वेयर मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ। अब मिसाल के तौर पे कोई आपका नुकसान कर देता है, नुकसान करने के बाद आप कहते हैं कि मुझे जो है कोर्ट क्या करे, कोर्ट सिंपली इतना कर दे कि इंजंक्शन ग्रांट कर दे कि ये आज के बाद ये काम नहीं करेगा, ये आज के बाद ये एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि चलें भाई आप और कुछ नहीं, मुझसे पैसे ले लें, या कोर्ट कहती है कि आप जो है इससे कोई पेमेंट ले लें, तो वो कहता है कि पेमेंट से मेरा रिलीफ पूरा होगा ही नहीं, पेमेंट से मेरा रिलीफ पूरा होगा ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं वेयर मनी इज़ नॉट एडिकेट रिलीफ, के पैसों से उसकी उसका जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसको कहा जाता है मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ। फर्दर फिर क्या आ जाता है कि वेयर कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट, वेयर कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट, कंपनसेशन क्लेम नहीं की जा सकती, क्लेम की भी जाएगी तो उससे उसकी भरपाई नहीं होगी। टू स्टॉप मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, टू स्टॉप मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करवाते हैं। अंडरस्टैंड। फिर क्या जाता है, मैंडेटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन 55, अब मैंडेटरी इंजंक्शंस के अंदर हमें सिंपली ये बात बताई गई, टू डू एनी एक्ट, टू डू एनी पर्टिकुलर एक्ट, किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए हम क्या करवाते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन क्लेम करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मिसाल के तौर पे आप जो है टू एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 56, सेक्शन 56 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड, इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड, कब इंजंक्शंस को रिफ्यूज किया जाएगा, कब उसको रोका जाएगा, कब मना किया जाएगा, कब आप जो है इंजंक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। टू स्टे जुडिशियल प्रोसीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, किसी भी जुडिशियल अदालती प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया जा सकता, किसी भी अदालती प्रोसीडिंग को स्टे हरगिज हरगिज नहीं किया जा सकता। टू स्टे प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट, टू स्टे
प्रोसीडिंग नॉट सबऑर्डिनेट। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाते हैं और आप ये कहते हैं कि ये जो आपने ऑर्डर दिया है इसको आप रोक दें, इसकी आप क्या कर दें, स्टे लगा दें। हरगिज़ स्टे नहीं लगाया जा सकता जब तक उसकी कोई सुपीरियर अथॉरिटी, जब तक कोई उसकी सुपीरियर कोर्ट उसको स्टे ना कर दे। स्टे फ्रॉम अपीलेट कोर्ट, ओनली अपीलेट कोर्ट। आप ये मांग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपीलेट कोर्ट से। अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, उसको स्टे लगा सकती है, उससे हटके कोई भी कोर्ट जो है स्टे हरगिज़ नहीं लगा सकती। फर्दर फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टू रिस्ट्रेंट एनी पर्सन अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। टू रिस्ट्रेंट एनी पर्सन अप्लाइंग एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप जो है इंजंक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद नो इंजंक्शंस अगेंस्ट फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नो इंजंक्शंस अगेंस्ट फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी इंजेक्शंस नहीं ग्रांट होगी। उसके बाद नो इंजेक्शंस अगेंस्ट क्रिमिनल मैटर्स। नो इन क्रिमिनल मैटर्स। अब इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मिसाल के तौर पे एक जो है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स है, वो शख्स क्या करता है कि उसने जो है डिसऑनरिंग ऑफ चेक की। अब डिसऑनरिंग ऑफ चेक करने पर उसके ऊपर जो है ऑर्डर 37 का दावा भी दायर हो गया और सेक्शन 489F का पर्चा भी हो गया। तो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, किसी भी क्रिमिनल मैटर को स्टे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक हाइब्रिड रॉन्ग, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर हाइब्रिड रॉन्ग है, उसके बाद टू पैरेलल प्रोसीडिंग्स जो कि एक सिविल हो एक क्रिमिनल हो, साथ चल सकती है। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद नो लोकस स्टेंडाई। नो लोकस स्टेंडाई मतलब वो उसका अपना मैटर है ही नहीं। अब इसको थोड़ा इलस्ट्रेशन से भी डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या कहती हैं? इलस्ट्रेशंस को ज़रा ओपन करेंगे सेक्शन 56, तो वहाँ पर हमें बता रहा है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ अपीलांट और ऑन हिज एजेंट्स हैज़ बीन सच एज टू हिम एज असिस्टेंट ऑफ द कोर्ट, असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, ठीक है, वेयर द अपीलांट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर। इलस्ट्रेशंस को पढ़ें। A seeks an injunction to restrain his partner B from receiving a partnership debts or effect. It appears that he had improperly possessed himself of the book of firm and refused B access of them. The court will refuse the injunction. It means in simple manner, यहाँ पर क्या समझ में आया कि मिसाल के तौर पे वो जो है फ्रॉड कर रहा है या फिर मिस्टर बी को, अपने पार्टनर को रोक रहा है कि वो इम्प्रॉपरली पजेज ना कर ले, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट रिफ्यूज कर देगी इंजंक्शन से। अभी तक समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया अभी तक समझ में? देखें क्या कह रहा है। ए सीक्स एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेंट हिज पार्टनर बी। ए इंजंक्शन ग्रांट लेने, स्टे लेने जा रहा है कोर्ट में, ताकि वो अपने पार्टनर को रोक सके, ताकि उसका जो पार्टनर है वो कर्जा जात ले उस कंपनी के नाम पे, ठीक है। इट अपीयर्स दैट ए हैड इम्प्रॉपरली पजेस्ड हिमसेल्फ। यहाँ से सिंपली जाहिर हो रहा है कि ए ने क्या किया है, इम्प्रॉपरली पजेस किया है खुद को बुक की फर्म में, ठीक है, इम्प्रॉपरली पजेस किया है और रिफ्यूज़ किया है बी को कि वो उसको एक्सेस दे, यानी कि मिस्टर बी की एक्सेस बनती थी और वो नहीं दे रहा, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली इंजंक्शंस को रिफ्यूज़ कर देगी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आता है नेगेटिव इंजंक्शन। नेगेटिव इंजंक्शन अभी अभी मैंने आपको समझाया था नेगेटिव इंजंक्शन क्या है। सेक्शन 57,
नेगेटिव इंजंक्शंस का कॉन्सेप्ट सिंपली इतना है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसकी इलस्ट्रेशन नंबर सी नहीं पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर सी को ज़रा डिस्कस करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर सी को ज़रा ओपन करें, देखें वो क्या कहना चाह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर सी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी ऑन साइन सिंग 12 month एज बीज थ्रेटर एंड नॉट टू सिंग इन पब्लिक elsewhere. B cannot obtain specific performance on the contract to sing, but he is entitled to an injunction restraining A from singing at any other place public entertainment. ये वही एग्जाम्पल है जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको दी कि मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो कि एक सिंगर है, वो क्या करता है, वो जो है 10 तारीख ए है और बी है। ए एक सिंगर है और ये 10 तारीख 11वां महीना 2024 को 10 तारीख 11वां महीना 2024 को इसने गाना गाना था मिस्टर बी के प्लेटफॉर्म पे, और उसी दिन उसी 9 PM पे इसको कहीं और से ऑफ़र हो जाती है जो कि उसको पे कर रहा है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपए देखते हुए वो क्या करता है, वो कहता है मेरा सर फट रहा है, मेरा गले की आवाज़ सही नहीं है, या मैं जो है मज़ीद गाना नहीं गा पाऊँगा, तो इसलिए आप मुझसे पैसे वापस ले लें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो नहीं क्लेम कर सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहाने ही ऐसे बना रहा है। जब वो मिस्टर बी मिस्टर ए से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम ना कर सके तो क्या होगा, तो वो ये करेगा नेगेटिव इंजंक्शंस की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव इंजंक्शंस की तरफ, कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर दे, स्टे लगा दे इस चीज़ पर कि उसी दिन 9 PM पे मिस्टर ए कहीं और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने नाम दिया नेगेटिव इंजंक्शंस का। Notwithstanding anything, section number 56 clause F, where the contract comprises an affirmative agreement to do a certain act with a negative agreement express or implied not to do certain act, that the court is unable to compel specific performance for the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform negative agreement. अब यहाँ पर भी वही बात आ गई कि सेक्शन 56 क्लास F के अंदर बताया गया कि भाई जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज होता है और वहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी रेमेडी अवेल नहीं मिल रही जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ जा रही हो, जब एक पर्टिकुलर रेमेडी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ नहीं लेके जा रही, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आप क्लेम करेंगे नेगेटिव इंजंक्शंस के कोर्ट ग्रांट कर दे नेगेटिव इंजंक्शन के इस पर्टिकुलर डे इस पर्टिकुलर टाइम पर ये शख्स ये एक्ट कहीं और भी परफॉर्म नहीं करेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव इंजंक्शंस का। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन नंबर 57। इलस्ट्रेशंस का आप कह रहे थे कि इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हैं। देखें इलस्ट्रेशंस किस लिए होती हैं, ताकि जब आपको डायरेक्ट से समझ ना आए, जब आपको किसी पर्टिकुलर एक्ट की कोई बात, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो आप चले जाते हैं किसकी तरफ, इलस्ट्रेशंस की तरफ। इलस्ट्रेशंस से होता कुछ इस तरीके से कि आपको वो चीज़ें, वो बातें बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड हो जाती हैं, क्लेरिफाई हो जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आप कह रहे थे कि सर सेक्शन नंबर 54 की इलस्ट्रेशन ज़्यादा है, चलें ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 56 की चीज़ के बारे में, परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, परमानेंट इंजंक्शंस कब ग्रांट किए जाएंगे, सेक्शन 56 इस चीज़ के बारे में। ए लेट सर्टेन लैंड टू बी एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट अ डिग, इसको छोड़, ये थोड़ा हार्ड है। ए में सू फॉर द इंजंक्शन रिस्ट्रेंट बी फ्रॉम डिगिंग अ वायलेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये चलो देख लें आप, इसको हार्ड भी है लेकिन समझना भी है। ए लेट्स सर्टेन लैंड टू बी, ए जो है अपनी लैंड देता है किसको, बी को, और बी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई अब ये सर्टेन लैंड जो है आप ग्रेवल थ्रू आउट नहीं करेंगे, और ए सू कर सकता है उसको परमानेंट इंजंक्शन के लिए कि वो उसकी वायलेशन ना करे। इसी तरीके से बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर भी हैं, और जो है फर्दर फिर आ जाती है नेगेटिव इंजंक्शन के अंदर भी है। तो ये सारे के सारे, अभी तक हम कितने रिलीफ्स पढ़ चुके हैं, 8 रिलीफ पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 8 रिलीफ हैं जो कि आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का हिस्सा हैं। अगर ये 8 के 8 रिलीफ भी आपको याद होगा, क्योंकि पहला सवाल आता ही यही है, दैट हाउ मेनी रिलीफ्स आर देयर इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कितने रिलीफ्स हैं, उनके नाम बताएं। 8 रिलीफ हैं। कौन कौन से 8 रिलीफ हैं, एक है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंडली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
थर्ड फिर क्या आ जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फोर्थली फिर क्या आ जाता है, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थली फिर क्या आ जाता है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद छठा क्या आ जाता है, डिक्लेरेशन। सातवां क्या आ जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। और आठवां फिर क्या आ जाता है, आठवां आ जाता है आपका इंजंक्शंस की सूरत में। इंजंक्शंस का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया था सीपीसी का, लेकिन यहाँ पर आपने सिंपली जब सब्सटेंटिव पार्ट में आप जो है चले गए तो आपने पहले एक तरफ ये भी क्लियर करना है, सेकेंडली फिर ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर भी क्लियर करना है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। होप सो कि स्पेशल रिलीफ एक्ट अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर अभी भी ऐसा लगता है कि सर अभी भी गुंजाइश बचती है, कुछ ना कुछ हमें जो है पढ़ा दें, समझा दें, तो फिर एक और काम करेंगे इजी वे में कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये कर लेंगे कि पूरा का पूरा स्पेशल रिलीफ एक्ट की एक रिवीजन कर लेंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे अभी तक नहीं लगता कि इसकी अभी भी ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे स्टूडेंट्स को तो कमेंट में बता दीजिएगा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम आपको 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा स्पेशल रिलीफ एक्ट दोबारा से रिवीजन में समझा देंगे। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन जो कि स्पेशल रिलीफ एक्ट तक का हो, तो आप पूछें। जी फजल बेटा आप पूछें। नहीं वो मैं आपको इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर समझा दूंगा। अच्छा, कुछ जो है एमसीक्यूज़ भी थे स्पेशल रिलीफ एक्ट के, वो भी ज़रा देख लेते हैं। अब देखें स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्क्रीनिंग के हद तक हैं कि भाई स्पेशल रिलीफ एक्ट किस दिन को इन्फोर्स हुआ। फिर उसके बाद आ जाएगा देयर आर हाउ मेनी सेक्शंस इन स्पेशल रिलीफ एक्ट, 57 सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877 कितने शेड्यूल हैं, उसका कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल रिलीफ एक्ट किस काइंड का लॉ है, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉ है। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं स्पेशल रिलीफ एक्ट के, तो 3 पार्ट्स हैं स्पेशल रिलीफ एक्ट के। सेकंड पार्ट के अंदर 8 चैप्टर्स हैं और थर्ड पार्ट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। और स्पेशल रिलीफ एक्ट जो है क्या बताता है, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और ये किस काइंड का लॉ है, ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। नेचर ऑफ लॉ क्या है, डिस्क्रिशनरी इन नेचर। इस काइंड के क्वेश्चंस आते हैं आपके जो कि स्क्रीनिंग के या फिर एमसीक्यूज़ अगर कोई पेपर होता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आपको जितने 8 रिलीफ्स मैंने अभी डिस्कस किए, ये 8 के 8 रिलीफ्स बाय नेम याद हो। बाय नेम याद होने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कौन सा रिलीफ किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन में, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात की जाए तो सेक्शन 44 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें। थैंक यू, दैट्स ऑल।